हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि मैं इस समय जो है जीआईसी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर के लिए आपको जनरल स्टडीज़ का जो है तैयारी करा रहा हूँ, तो जिसमें मैंने अभी तक 25 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और आगे टॉपिक वाइज चीज़ों को मैंने प्रारंभ कर दिया है। तो आज दूसरा दिन है जो इंडियन जियोग्राफी का मतलब दूसरा दिन है, जिसमें हमने जो है आज का जो टॉपिक चुना है वह है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम और तटीय भाग एवं द्वीप समूह वाले टॉपिक को आज हमको इस वीडियो में कवर करना है। साथियों, आप जानते हैं कि पर डे शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो मिलती है जो कि आपके जो है जनरल स्टडीज से संबंधित होती है, जो कि आपके जो है इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें संबंधित टॉपिक से जो क्वेश्चंस होते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को हम शामिल करते हैं। आप जानते हैं कि हम एक तरफ से पूरे जो है टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं, और अगर हम इतना पढ़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट प्रभावित होगा। मतलब हमें सिर्फ 1 घंटे का समय देना है और उस 1 घंटे में हमें उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आपके PDF के रूप में मिल जाए, जिससे आपको पढ़ने के बाद रिवीजन करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और एक छोटी सी फीस रखा है, इस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, आपका समय बचेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो उन क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम है कहाँ पर? जो है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में और हिंदुकुश श्रृंखला में और कैलाश श्रृंखला में। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है कैलाश श्रृंखला में। क्या सही विकल्प है? कैलाश श्रृंखला में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो है कैलाश पर्वत जो श्रेणी है तिब्बत में स्थित है, तथा इसी श्रेणी से में स्थित बोखरचू, क्या नाम है? बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, किस नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बोखरचू हिमनद से। और भारत में हिमाचल की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ आप कुछ नाम है जान लीजिए: झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल एवं गिलगिट हैं। ठीक है, ये उनकी जो है सहायक नदियां हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उनकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाव के 20% जल का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये है। अभी फिलहाल इसका विवाद भी भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेह अवस्थित है। ठीक है, पहला है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी तीसरा। जी हाँ, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। और लेह जो है जिला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यह समुद्र तट के से 1,15,000 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर में 160 मील पूर्व तथा यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण और लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में। और ये उत्तरी सिंधु के दाहिने तट से 4 मील दूर स्थित है। यहाँ पर एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला उपलब्ध है। ठीक है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदीय द्वीप है? मांजुली नदीय द्वीप किस नदी में है? तो 4 विकल्प है, इसमें से एक है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और सिंधु। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है कौन? इसका सही विकल्प है बी, यानी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मांजुली नदी द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह द्वीप असम में है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, मांजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप की संज्ञा प्राप्त है, यानी दुनिया की सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप यही है। ठीक है, वर्ष 2016 में मांजुली को जिले का दर्जा दे दिया गया है। मतलब मांजुली को अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है, उसको जिले का दर्जा दे दिया गया है। मांजुली का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, मांजुली विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है: धौलीगंगा और गंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा, धौलीगंगा और ऋषिगंगा और अलकनंदा और ऋषिगंगा। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है धौलीगंगा और अलकनंदा। ठीक है,
तो विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा की उत्पत्ति सतोपथ तथा भागीरथी खरक नामक हिमनदों से होती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि अलकनंदा ऋषिगंगा का मिलन बद्रीनाथ में होता है। कहाँ पर होता है? बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली जिले में स्थित है। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? विष्णुगंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन, बेतवा, केन और चंबल। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सोन नदी। जी हाँ, पहला विकल्प आपका सही है, सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से में बहती हुई पटना में गंगा में समाहित हो जाती है। और इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण नदी की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है किस नाम से? इसका नाम बदल दिया जाता है, वो कौन सा नाम होता है? यहाँ पर है पद्मा, स्वर्णरेखा, भागीरथी और हुगली। तो 4 विकल्प है भैया, इनमें से जो सही है आपको बताना, वो सही क्या है? पद्मा। जी हाँ, फरक्का के बाद जो है गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, और दूसरी धारा जो होती है उसको हुगली नाम दे दिया जाता है। ठीक है, गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नज़दीक फरक्का जो बैराज है के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? 4 विकल्प है, गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। कौन नदी ऐसी है जो भैया अपने स्थान बदल लेती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है कोसी। ठीक है, कोसी नदी नेपाल में हिमालय के गोसाई थान शिखर से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए जो है कुख्यात है। इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। ठीक है, इसी कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है भैया। ठीक है, तो आप अगर अभी तक वीडियोज़ को लाइक ना किए हो तो सब कर लीजिएगा, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाइप जरूर कर दिया करें वीडियो को। साथियों, आप जानते हैं कि आपको सिर्फ फोकस होकर के पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। जीएस में बहुत ब्रॉड जीएस है, अगर सब कुछ को पढ़ने के चक्कर में चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए जिन चीज़ों को आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझें। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके इस टॉपिक से संबंधित बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो 4 विकल्प है, कावेरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है कौन? यहाँ पर सी नदी जो विकल्प महानदी। ठीक है, राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग जो है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। देखो, ये लगभग में आप इसको मान सकते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसको इस बात का विशेष ध्यान दें। ठीक है, महानदी का उद्गम जो है रायपुर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है वहाँ से होता है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है क्या? 4 विकल्प है, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ और राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी। ठीक है, इन दोनों नदियों के बीच जो है सतपुड़ा श्रेणियाँ अवस्थित हैं, यानी जो है इनका विस्तार है। यह पर्वत श्रेणी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ जो हैं पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से। कौन? नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी जबलपुर के निकट एक धुआंधार जलप्रपात है। मतलब उसको धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और यह विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है और अंततः जो गुजरात के भरूच में जा कर के आगे 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बना करके खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ताप्ती नदी की, तो यह ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह जो है सतपुड़ा एवं अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली के में प्रवाहित होती हैं और सूरत के पास यह जो है नदी एक मुहाना
बनाती है और खंभात की खाड़ी में यह भी जा कर के गिर जाती है। कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? 4 विकल्प है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका जो सही विकल्प है आपको वो बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी गोदावरी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, गोदावरी नदी जो है नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित जो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान की एक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर, कितना? 1465 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो क्या है? 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन? वृद्ध गंगा। कौन? गोदावरी भैया वृद्ध गंगा नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कृष्णा नदी की लंबाई तो ये लगभग जो है 1401 किलोमीटर है, और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई की बात की जाए तो 851 किलोमीटर तथा जलग्रहण क्षेत्र इसका भी लगभग 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। और नर्मदा की हम बात करें तो 1,312 किलोमीटर इसकी लंबाई और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर है। और एक चीज़ और गोदावरी के बारे में आपको जानना चाहिए, गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन? गोदावरी। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है कहाँ? सह्याद्री में, ब्रह्मगिर पहाड़ियों में और गवाली पहाड़ियों में, अमरकंटक में। तो आप जानते हैं जो कावेरी नदी है वो जो है हमारे दक्षिण भारत की नदी है। यहाँ पर ब्रह्मगिर पहाड़ियों में से इसकी जो है उत्पत्ति होती है। और ये एक ज़िला है कर्नाटक का कूर्ग ज़िले में स्थित जो ब्रह्मगिर पहाड़ी है, वहाँ लगभग 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, यानी उस पहाड़ी से। और इसकी जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। यह नदी केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम द्वीप इसी नदी द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, कौन सी नदी द्वारा? कावेरी द्वारा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल ध्यान दीजिएगा भैया, नोयाल है, दामोदर है, भिवानी है और भदार है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है कौन? दामोदर। जी हाँ, दामोदर जो है, दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट। ठीक है, यह भारत की सबसे ज़्यादा दूषित नदी है, सर्वाधिक दूषित नदी है। और गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है, यानी नदी का रूप नहीं बचा है। ठीक है, तो ये जानना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती? कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो इसका जो 4 विकल्प है, पहला है कृष्णा, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है वैगई। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, यानी महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। कौन? गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी, जैसा कि अभी मैं पहले बता चुका हूँ। और इसको क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। और हम बात करें अगर कृष्णा की, तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से होते हुए ये बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले 1401 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन? ये कृष्णा नदी। अगर हम बात करें वैगई नदी भी पश्चिम घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट से निकलती है। तो ये तीनों नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम घाट से संबंध रखती हैं, और ये एकमात्र एक नदी है महानदी जिसका संबंध पश्चिम घाट से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प हैं, झेलम, सिंधु, सतलुज और ब्यास। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो पंचनद नाम जो है पंजाब के 5 मुख्य नदियों को दिया गया है, उसमें से कौन है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो विकल्प में जो बी है सिंधु नदी है, ये आपके पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं, लेकिन उसमें शामिल नहीं है।
अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर के गिरती है और सिंधु नदी हमारे भारत की सबसे प्राचीन नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 विकल्प है। अब यहाँ पर आपको बताना है, जैसे यहाँ पर सहायक नदी है, एक नदी है उसका सहायक नदी है, तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है पहला विकल्प गोदावरी, जिसका बैनगंगा, और नर्मदा, मंड, कृष्णा, दूधगंगा, और कावेरी, हेमावती। तो कौन ऐसी नदी है जिसका जो है सही सुमेलन नहीं हुआ है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर बी, तो ये सही सुमेलन नहीं हुआ। गोदावरी की सहायक नदी बैनगंगा है, कृष्णा की दूधगंगा है, कावेरी की हेमवती है, लेकिन अगर नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा की मंड नहीं बल्कि तवा सहायक नदी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो 4 विकल्प है। 4 विकल्पों में बराक नदी, लूनी नदी, घग्घर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, यानी लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी भैया एक ऐसी नदी है कि जो मतलब जो है ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। यह नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले के दक्षिण पश्चिम के में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है, जैसा कि अभी हमने बताया कि यह ऊपर से जो है मीठा जल और नीचे जो है इसके खारे जल का प्रवाह होता है। इसे लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। 4 विकल्प है, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। तो जो है इसका जो सही विकल्प है वो है ए, जी हाँ, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो दक्कन पठार पूर्वी और पश्चिम घाटों से घिरा हुआ है और इसका उत्तरी छोर विंध्य रेंज है। दक्कन पठार का ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। इसी कारण नदियों का प्रवाह जो है पश्चिम से पूर्व होता है। यहाँ प्रमुख नदियाँ जो हैं कौन कौन हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे है? तो 4 विकल्प हैं, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है। तो सही विकल्प है भैया आपका अजमेर। जी हाँ, यहाँ पर ये जो है नगर जो है लूनी नदी के किनारे स्थित हुआ है। अब लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है और इस नदी में अत्यधिक लवणता के कारण इसका जल जो है सिंचाई योग्य नहीं रहता है और राजस्थान के अजमेर के निकट अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आगे देखा कि ऊपर जो है इसका पानी मीठा होता है, नीचे जो है खारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केरल जो है तट को किस नाम से और जाना जाता है? 4 विकल्प है, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार, कोरमंडल तट। तो यहाँ पर केरल की बात हो रही, तो केरल भैया मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर है मालाबार तट, उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है विस्तृत है। इस क्षेत्र में लंबे तथा सकरे जो है लैगून जो कयाल पाए जाते हैं और मिट्टी कॉप एवं महीन लैटराइट प्रकार की होती है और यहाँ जो है रबड़, सिनकोना, कहवा, गर्म मसाले एवं नारियल के बागान पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पेरियार जो है यहाँ की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, इस तट पर मोनोजाइट, जिरकॉन एवं थोरियम जैसे आणविक खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कौन? यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन और कच्छ का रन। तो 4 विकल्प है, इनमें से एक सही आपका बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है कच्छ का रन। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, कोरी निवेशिका कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक ज्वारीय संकरी खाड़ी है। यह कच्छ के रन में स्थित है। कहाँ? कच्छ के रन में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ के रन में। तो इसका जो सही विकल्प है वो कच्छ का रन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 4 विकल्प है, 17, 27, 36 और 41। तो इसका जो सही विकल्प है वह है 36। जी हाँ, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें कहीं कहीं पर 10 या कहीं कहीं पर 11 द्वीपों पर भी मनुष्यों का आवास बताया जाता है। मतलब यहाँ पर इतने ही द्वीपों पर मनुष्य के आवास होते हैं। केरल के पश्चिम में जो है अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, इन द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश है और जिसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैरन ज्वालामुखी द्वीप भारत में किस भाग में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। इसमें सही है अंडमान द्वीप समूह में। तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह लगभग जो है यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है और नवंबर 2020 में भी हुआ था और यह ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? बंदरगाह कस्बा नहीं है। 4 विकल्प है, जामनगर, ओखा, पोरबंदर और वेरावल। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है ए यानी जामनगर। ठीक है, तो जामनगर मुख्यतः रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, जबकि ओखा, पोरबंदर और वेरावल में जो है बंदरगाह कस्बे हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नगरीय क्षेत्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? तो 4 विकल्प है, नागापट्टिनम, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी और एर्नाकुलम। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। इसमें सही विकल्प है ए। जी हाँ, यहाँ पर नागापट्टिनम जो है सही विकल्प है। तमिलनाडु में स्थित नागापट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है कुमारी अंतरीप यानी केप कमोरिन से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई तथा 100 किलोमीटर की चौड़ाई में है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? 4 विकल्प है, मांजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और सालसेट। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सालसेट। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो भारत में द्वीपों की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार लगभग मांजुली में बहुत ज़्यादा संख्या में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन इस द्वीप पर सालसेट में आबादी जो है सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कौन सा ही सुमेलित नहीं है? 4 शहर दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन शहर किस नदी के मतलब किनारे अवस्थित है। तो इसमें देखना है, पहला है अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल और नासिक गोदावरी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो है बी विकल्प यानी हैदराबाद जो है कृष्णा नदी के किनारे नहीं स्थित है, बल्कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के। बाकी 4 जो है तीनों विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 4 विकल्प है, भीमा, डॉन, तेल और तुंगभद्रा। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है तेल। जी हाँ, तो ये जो तेल है ये नदी का नाम भैया, ये जो है सहायक नदी नहीं है। किसकी? कृष्णा की। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। महाबलेश्वर के निकट से निकलकर जो है दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका अपवाह तंत्र लगभग 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन है? कोयना है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है और मूसी है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि तेल नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, डॉन भी इसी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम का पर विचार करिए। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है, बेतवा, केन, सिंध और चंबल। इनमें कूट दिया हुआ है, इन कूट के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पर है ए यानी 4312। ठीक है, तो ये है 4312 की अगर हम बात करें तो यमुना नदी जो है 43 यानी पहले नंबर पर चंबल है, फिर सिंधु है, फिर बेतवा है, फिर केन है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम सही सम्मिलित करेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कौन? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से आज के जो है
जो टॉपिक है इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया। अगर कोई भी आपके सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और उम्मीद करते हैं कि हालांकि ये वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आ रही होंगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। खास करके आपको जो प्रैक्टिस सेट मैंने 25 करा चुका हूँ उसको आप ज़रूर जो है सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई क्लास छोड़नी नहीं है। और दूसरी चीज़, आप पर डे किया करें, ऐसा नहीं है कि हम बाद में कर लेंगे, बाद के लिए कुछ ना छोड़ें। अगर बाद के लिए छोड़ेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।